नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर होने वाला है जून में, 23 जून के आसपास डेट है इसकी। तो आखिर तैयारी कैसे की जाए इतने कम समय में, या आप अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं पहले से, तो आपको अब क्या करना है इन 3 महीनों में, इस बारे में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, मैं सीधा मुद्दे पे आऊँगा कि आखिर तैयारी करनी कैसे है हमें। तो सबसे पहली बात ये है, फर्स्ट थिंग इज़ दैट, कि आपने सिलेबस ठीक से कवर किया हो। ठीक है ना। जो भी नोटिफिकेशन आता है यूपीएससी का, उसमें सिलेबस दिया होता है। जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस है दोस्तों, वो सही से डिफाइन नहीं है नोटिफिकेशन के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जो यूपीएससी में सिलेबस है, 7 भाग में बांट सकते हैं उसको। पहला है हिस्ट्री। ठीक है ना। हिस्ट्री में 3 पार्ट है, मॉडर्न, मिडिवल और एंशियंट। ठीक है, 3 सेक्शन आते हैं हिस्ट्री के। दूसरा है आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, इसको भी आप हिस्ट्री में ही इंक्लूड कर सकते हो। थर्ड इज ज्योग्राफी। ठीक है। फोर्थ इकोनॉमी। फिफ्थ एनवायरनमेंट। सिक्स्थ इज पॉलिटी। एंड सेवेंथ इज करंट अफेयर्स। ठीक है, ये 7 भाग में हम सिलेबस को डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। ये है पेपर 1 की बात। प्रीलिम्स का पेपर 2 चरणों में होता है, जैसा कि आप जानते हो, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जीएस पूछते हैं केवल, जिसमें मैंने बताया आपको 7 पार्ट्स होते हैं। और पेपर 2 में पूछते हैं सी सेट। सी सेट के अंदर पूछते हैं मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, ये 3 पार्ट सी सेट के अंदर आते हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं आखिर कि तैयारी कैसे की जाए। अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं अभी, तो भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। करना क्या पड़ेगा वो देख लेते हैं दोस्तों। मेन है, पहले बात करता हूँ मैं पेपर 2 की, जो कि ईजी है। पेपर 2 के लिए कुछ नहीं करना आपको। आप केवल जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो लगाइए। जो प्रीवियस ईयर में पेपर्स आए हुए हैं यूपीएससी के, पिछले 10 साल के पेपर लगाइए। आपका सी सेट का तैयारी हो जाएगा। सी सेट में मेनली क्या है कि क्वालिफाइंग मार्क्स आने हैं आपके। 200 मार्क्स का पेपर जैसे है, तो उसमें से 67 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, तो आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चों की मैथ्स बहुत वीक है, इंग्लिश बहुत वीक है, तो उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप ऐसा कर सकते हो कि रोज रोज एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, उसका प्री का ना लगाइए। मेंस का जो है ना, मैथ्स और इंग्लिश, वो लगा लीजिए डेली एक मैथ्स, फिर नेक्स्ट डे इंग्लिश, फिर मैथ्स, फिर इंग्लिश। तो आप इससे क्या होगा, आपका जो है ना सी सेट का जो पोर्शन है वो तैयार होता जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखते हैं जीएस की बात, जो कि मेन पॉइंट होता है, मेन टर्निंग पॉइंट है जीएस। इसी में ही बच्चे फंसते हैं मैक्सिमम। ठीक है। तो भाई जीएस में जैसे मैंने बताया आपको 7 पार्ट्स हैं। ठीक है, 7 पार्ट्स हैं, तो उसमें हमें देखना है कि मेन मेन जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, कौन सा सब्जेक्ट हमें अच्छे से आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। हिस्ट्री के 3 पार्ट बताए मैंने आपको, 4 ही समझ लीजिए। एक तो हो गया मॉडर्न, एक हो गया मिडिवल, एक एंशियंट और एक आर्ट एंड कल्चर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको फोकस करना है मॉडर्न के ऊपर, क्योंकि मॉडर्न से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में। मॉडर्न पे फोकस करना है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री का मॉडर्न पार्ट पढ़ेंगे तो आपका साथ में पॉलिटी का थोड़ा पोर्शन कवर होता जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें करना है फोकस मॉडर्न पर। कहाँ से करेंगे? मॉडर्न के लिए एक ही बुक है जो अच्छी है, दैट इज़ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपका मॉडर्न पूरे अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मिडिवल। मिडिवल के लिए जो है कौन सी बुक अच्छी है, दैट इज़ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़िए आप। मिडिवल की जो ओल्ड एनसीईआरटी है, जो सतीश चंद्रा सर की है, वो आप पढ़िए, तो आपका मिडिवल कवर हो जाएगा। और अगर वो कवर नहीं होती है बुक, तो ल्यूसेंट की बुक है, ल्यूसेंट जीके की। उसमें जो मिडिवल का पोर्शन दे रखा है वो आप जो है रट लीजिए। वही किस एशियंट का भी है, एशियंट की एनसीईआरटी बुक आती है आर एस शर्मा, वो पढ़ लीजिए। अगर वो नहीं पढ़ी जा रही तो जो है एंशियंट के लिए भी ल्यूसेंट की जो बुक है जीके की, वो पढ़ लीजिए। इन 2 पोर्शन के लिए, मिडिवल और एंशियंट के लिए, आप ल्यूसेंट की जीके प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मॉडर्न के लिए आपको स्पेक्ट्रम ही पढ़नी पड़ेगी, तभी
आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं, कहाँ फंसाते हैं, वो बात समझ में आएगी इस बुक को पढ़ने के बाद। अब आती है बात आर्ट एंड कल्चर की। दोस्तों ये आर्ट एंड कल्चर जो टॉपिक है, ये मतलब एनसीईआरटी आती है 11th क्लास की, वो पढ़ के हम कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन फिर भी फंस जाते हैं। तो इससे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अगर आप स्किप भी करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होने का, ठीक है। क्योंकि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन करंट अफेयर्स का फंस सकता है आर्ट एंड कल्चर के अंदर। तो इसको अगर हम स्किप कर दें अभी के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी इतना नहीं है, तो कोई आप पर इफेक्ट नहीं पड़ना, आपके प्रिपरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का। तो मेन 3 ये सेक्शन हो गए हमारे, मॉडर्न, मिडिवल और एंशियंट, ठीक है। अब आते हैं बात, दूसरा सब्जेक्ट हम पकड़ लेते हैं भाई जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ पॉलिटी। पॉलिटी के हर साल कम से कम 15 क्वेश्चन तो आने ही आने होते हैं, 15 क्वेश्चन हर साल आने ही आने होते हैं। अब इन 15 क्वेश्चन ये कहाँ से होंगे, तो दैट इज़ एक ही बुक है, लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके ये बुक लगाने, ये बुक पढ़ने के बाद इसके बैक में क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रीलिम्स लेवल के, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बार बार सॉल्व करिए, तो आपका जो है जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ फंसाते हैं। एक्चुअली क्या है, ये हमें लगता तो है कि ये जीएस बस केवल रटने की चीज़ है, ऐसा नहीं होता। यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इस तरीके से फ्रेम करते हैं कि हमें वहाँ बैठ के सोचना पड़ता है कि आखिर कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है। वहाँ पर 2 से 3 ऑप्शन देते हैं जो सिमिलर मीनिंग के होते हैं, लेकिन हमें उसमें से बेस्ट ऑप्शन ही मार्क करना पड़ता है। तो वो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है, वो प्रैक्टिस से समझ में आता है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यूज़ की तो समझ में आता है हमें, ठीक है दोस्तों। पॉलिटी, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज़ इकोनॉमी। इकोनॉमी जो टॉपिक है उसमें से भी कम से कम 15 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमी की तैयारी कैसे करें, इकोनॉमी के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उससे थोड़ा आपको क्लियर होगा कि ये कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। उसके बाद इकोनॉमी के एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो है शंकर गणेश की बुक आती है, एक पीडीएफ मिल जाएगी, आप डालना इंटरनेट पे शंकर गणेश इकोनॉमी, ठीक है। तो पीडीएफ है 100 पेज की, उसमें इन्होंने केवल की कॉन्सेप्ट ही डिफाइन कर रखे हैं जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको पढ़ लेना। और इसके बाद जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो आता है गवर्नमेंट का, वो पढ़ना, उसमें जो इकोनॉमिक टर्म्स दे रखे हैं उसके बारे में नोट्स बनाना। इकोनॉमी का पोर्शन आपका तैयार हो जाता है, फिर क्वेश्चंस भी लगाने हैं, एमसीक्यूज तो हर पोर्शन में लगाने पड़ेंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो जो आपने पढ़ा है क्या आप समझ पाए हो उस चीज़ को, क्या आप सही से उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, ये चीज़ भी ज़रूरी होती है। बात समझ में आई। तो पहला हिस्ट्री, दूसरा पॉलिटी, थर्ड इज़ इकोनॉमी, ये 3 पे आप फोकस करना। उसके बाद फोर्थ आता है एनवायरनमेंट। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो ये पेपर जो है यूपीएससी प्रीलिम्स का, इसके थ्रू जो है आईएएस तो बनेंगे ही बनेंगे, आईएफओएस मतलब कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम भी इसी के थ्रू सिलेक्शन होता है। तो एनवायरनमेंट का रोल बहुत बढ़ जाता है। एनवायरनमेंट और फिफ्थ इज ज्योग्राफी, ये तीनों अगर हम साथ में लेके चलें, दोनों हम साथ में लेके चलें तो हमारा प्रिपरेशन अच्छा हो जाता है। इन दोनों को मिला के कम से कम 25 क्वेश्चन आएंगे, इन दोनों को मिला के कम से कम 1/4 पेपर बनता है एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी को मिला के। तो हमें ये अच्छे अच्छे से करना है। इस बार जो पेपर हुआ था 2020 में, उसमें ज्योग्राफी जो पूछा बहुत ही अटपटा पूछ लिया, एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा पूछ लिया, तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रह के चलना है, ठीक है। तो मेन फोकस है कि देखिए एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी पढ़ें कहाँ से भाई। ज्योग्राफी जो है वो आप 11th और 12th की एनसीईआरटी, 4 बुक हैं, 11th 12th की एनसीईआरटी 100 पेज की बुक्स हैं ये, इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएंगे, और कहीं पे कोई सोर्स नहीं है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का 11th 12th की एनसीईआरटी ही एकमात्र सोर्स है जो अच्छा सोर्स है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट का जो सोर्स है वो मल्टीपल है, मतलब आप इसको चाहे करंट अफेयर से तैयार कर सकते हो, चाहे एनसीईआरटी बुक्स जो बच्चों की आते हैं 6 to 12 तक, जहाँ पर भी एनवायरनमेंट का टॉपिक इंक्लूड किया गया है, वहाँ से तैयार कर सकते हो। या अगर आपको सब चीज़ एक जगह चाहिए तो शंकर आईएएस की बुक आती है एनवायरनमेंट के ऊपर, आप वो भी तैयार कर सकते हो। वो बहुत अच्छी बुक है लेकिन थोड़ी मोटी है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो वो भी, तो कुछ न मत करना, 12th क्लास की जो बायोलॉजी होती है एनसीईआरटी, उसके लास्ट 4 चैप्टर्स पढ़ लेना, ठीक है। उससे थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।
और करंट अफेयर्स पे ध्यान देते रहना। करंट अफेयर्स में जो भी नई एनवायरनमेंट की टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, वो हमें ध्यान से पढ़ना है। ब्लैक कार्बन क्या होता है, एसिड रेन क्या होती है, उसके क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है। जो आपका ब्लैक कार्बन है, जो उसका इफेक्ट, जो हिमालय है, बर्फ़ है, माउंटेन्स हैं, वहाँ पर क्या पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें, जो कॉन्सेप्ट है ये हमें मालूम होने चाहिए। ये करंट अफेयर्स जब आप पढ़ते रहेंगे तो जो आपको समझ में आता है कि देखिए ये टर्म नहीं यूज़ की गई है, हमें इसके बारे में जानना है, थोड़ा एक्स्ट्रा जानो नए टर्म्स के बारे में। उसी पे बेस क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब आता है मेन साइंस एंड टेक, ठीक है। अब आता है साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक का तैयारी कहाँ से करेंगे? ये इस समय कम्प्लीटली करंट अफेयर बेस्ड हो चुका है सेक्शन। एक तो जो आप 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है वो आप पढ़ लीजिए साइंस की। इस बार भी क्वेश्चन एक आ गया था प्लांट एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस का, जो कि 9th-10th के एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है। ये तो हो गया मतलब बेसिक, लेकिन सप्लीमेंट्री जो मटेरियल है वो है करंट अफेयर्स। जो भी मिसाइल लॉन्च हो रही हैं, जो भी एक्सरसाइज हो रही हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, कौन कौन से हमने जो है, जो आर्टिलरी है वो हमने इंपोर्ट करी है, अपने नेवी में इंक्लूड करी है, ठीक है। कौन कौन से हम ऑपरेशन चला रहे हैं, ठीक है। कौन सी सेटेलाइट हमने लॉन्च की है, कितने टाइप की सेटेलाइट होती हैं, ऑर्बिट कितने टाइप की होती है, सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। ये सब चीज़ें करंट अफेयर्स जब आप पढ़ते रहेंगे पूरे साल का, तो आपको मालूम चलता रहेगा कि हाँ भाई ये चीज़ हमें साइंस एंड टेक के अंदर पढ़नी है। अब आती है बात करंट अफेयर्स की। जैसे मैंने पूरे ही लेक्चर में करंट अफेयर्स बहुत यूज़ किया, तो करंट अफेयर्स तैयार कैसे करें वो जानना है दोस्तों। करंट अफेयर्स तैयार करने का तरीका, अब जैसे 3 महीने बच गए हैं, अब तो ये तरीका है कि जो है मंथली कंपाइलेशन जो भी है, या फिर जो सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन अब आ जाएंगी फरवरी के एंड तक हर इंस्टीट्यूट की, वो कंपाइलेशन डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए, ठीक है। किसी भी एक इंस्टीट्यूट का, चाहे विज़न का, चाहे इनसाइट का, चाहे दृष्टि का, जो भी आपको अच्छा लगता है, किसी भी एक का आप कंपाइलेशन डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, जो उसमें टर्म्स दे रखी हैं उसको याद करिए, ठीक है। अब तो तरीका ये है। और अगर आप शुरू से तैयारी करते आ रहे हैं तो आपने अखबार पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर, तो वो ही आपका करंट अफेयर्स तैयार वहाँ से करवा देगा, ठीक है। सबसे लास्ट जो मैं बात कहना चाहूँगा आपको यहाँ पर, जैसा कि अभी फरवरी का मिड चल रहा है, और फिर मार्च आएगा, अप्रैल आएगा और मई आएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो 3.5 महीने हैं, इसमें तो आप अपना सिलेबस कवर करिए अच्छे से, बहुत अच्छे से। मतलब अगर रिवीजन हो जाए ना 2 बार तो बहुत बढ़िया होगा। जब जून आ जाएगा, क्योंकि 23 जून के आसपास पेपर है, तो जब जून आ जाएगा 1 से 23 जून तक आपको क्या करना है, 1 से 23 जून के बीच में आपको केवल मॉक टेस्ट लगाना है दोस्तों। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो आपका जो एग्ज़ाम देने का तरीका है, मतलब कि हमें एग्ज़ाम हॉल में किस तरीके से सोचना है, 2 घंटे में क्या मैं 100 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, वो सब चीज़ें मॉक टेस्ट के थ्रू ही आप बता सकते हो। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी, नॉलेज तो आपने 3 महीने में इंक्रीज़ कर ली। नॉलेज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ऑप्शंस 4 दे रखे हैं, मुझे इसमें से कौन सा ऑप्शंस एलिमिनेट करना है, कौन सा किसके बारे में सोचना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे पूरा स्किप ही करना है, मुझे नहीं करना। जैसे 100 क्वेश्चन आता है, हम जानते हैं कट ऑफ हमेशा हर बार पिछले 3 से 4 साल में अगर हम देखें तो 100 नंबर के आसपास ही घूम रही है। मतलब कि 50 क्वेश्चंस अगर आप 60 क्वेश्चंस सही कर देते हैं, 100 में से 60 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं, तो मतलब आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो मतलब 40 क्वेश्चन हमें छोड़ने पड़ेंगे ना, या 30 क्वेश्चन हमें छोड़ने पड़ेंगे। 30 क्वेश्चन हमें छोड़ने कौन से हैं, वो जो स्किल है वो डेवलप होगी अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट का फ़ायदा ये होता है कि देखिए, एक तो हमें क्वेश्चन कौन से लीव करने हैं वो मालूम चलता है, दूसरा हमारी स्पीड क्या एक्यूरेट है, क्या हम 2 घंटे में अपना काम कर पा रहे हैं वो मालूम चलता है, तीसरा क्या हम ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाते हैं वो मालूम चलता है, और चौथा हम कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, कितने स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम टाइम में वो भी मालूम चलता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं मॉक टेस्ट के, वो आप लगाइए लास्ट के महीने में। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपका जो तैयारी है वो चलेगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको बात समझ में आई है, जो मैंने बताया है, अच्छी लगी है बात, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।